गुड मॉर्निंग 12 क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट सेकंड सॉल्यूशन हमने स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। एंड उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो हमने हेनरी ला किया था। ओके, हेनरी ला की कुछ एप्लीकेशंस हमने की थी। हेनरी ला के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज़ हेनरी ला एंड इन प्रैक्टिकल लाइफ वेयर इट इज़ एप्लीकेबल। ओके, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने आज जो करना है वो है दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने अब तक आपका जो स्टडी किया था वो सोल्यूबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हमने अब तक स्टडी किया था। ठीक है, आज हमने आपका जो टॉपिक करना है वो हमने लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में करना है। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आपके माइंड में ये आनी चाहिए, हमने स्टार्टिंग में किया भी था कि लिक्विड सॉल्यूशन आपके बनते कैसे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन आपके बनेंगे तभी जब आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, सॉल्यूट आपका कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी गैस, सॉलिड और लिक्विड, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपका जो सॉल्यूट है वो होगा, लेकिन सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। तो जो सॉल्यूशन आपके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हम ये चीज़ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड हम कर चुके हैं, हेनरी ला हमने वहाँ पे किया था। ठीक है, अब हमने जो आपका जो स्टार्ट करना है वो हमने स्टडी करना है आपका सॉल्यूशन, हमने स्टडी करने हैं लिक्विड इन लिक्विड या यू कैन से सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, लेकिन इन सॉल्यूशन में आपके पास एक या एक से ज़्यादा आप किसका यूज़ करोगे, वॉलेटाइल कंपाउंड का हम जनरली यूज़ करते हैं। वैसे इन जनरल जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, लिक्विड जो सॉल्वेंट हमने लिया है वही हम वॉलेटाइल लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूट का ज़रूरी नहीं होता, सॉल्यूट वॉलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपके टू टाइप के जो बाइनरी सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, वो स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड, सेकंड इज सॉलिड इन लिक्विड, एंड उनका जो कंसेप्ट हमने जो स्टडी करना है वो कंसेप्ट हमने करना है वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे आपका डिस्कस करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, तो उसका हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो दोनों के दोनों लिक्विड हमने लेने हैं, वी हैव टू एज्यूम दैट कि दोनों किस नेचर के होंगे, वॉलेटाइल नेचर के होंगे। ठीक है, आपने दोनों को, एक को कॉम्पोनेंट 1 नाम दे देना है, एक को कॉम्पोनेंट 2 आपने नाम दे देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये पर्टिकुलर जो है एक्सपेरिमेंट है जो किया गया था, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन की गई थी उसमें ऐसा ही किया गया था कि बाइनरी सॉल्यूशन लिए, दो वॉलेटाइल, दोनों के दोनों ही, एक को कंपोनेंट 1 नाम दे दिया, दूसरे को कंपोनेंट 2 नाम दे दिया। ठीक है, फिर उनको हमने लिया है किसी क्लोज वेसल में, क्लोज वेसल में लिया है, वोलेटाइल नेचर के होंगे, तो नॉर्मल कंडीशन पे ही क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन होगी तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्टेज वहाँ पे आपकी एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो वेपर फेज, क्योंकि वेपर्स जनरेट कर रहा है तो एक तो वेपर फेज हो जाएगा, दूसरा आपका लिक्विड फेज होगा ही, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो उस स्टेज पे हम एज्यूम करते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज डेजिग्नेटेड बाय पी टोटल। ठीक है, एंड P1 आपका पार्शियल जो प्रेशर है वो कंपोनेंट 1 का है, P2 आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो कंपोनेंट 2 का है। ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेट हम करेंगे कि जो कंपोनेंट आपका 1 है उसकी मोल फ्रैक्शन हमने एज्यूम कर ली है x1, एंड कंपोनेंट 2 की जो मोल फ्रैक्शन है वो हमने एज्यूम कर ली है x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 की x1, सेकेंड वाले कंपोनेंट की x2। ठीक है, अब आपके पास एक फ्रेंच केमिस्ट थे राउल्स, जिन्होंने 1886 में आपके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी थी मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच में। ठीक है, उन्होंने हमें क्या बताया था, जिसको उन्होंने लॉ जो दिया था वो उन्हीं के नाम से फेमस हुआ, जिसको आप बोलते हो राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ ने हमें क्या बोला था, राउल्स लॉ ने हमें बोला था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो वॉलेटाइल लिक्विड का है उसमें जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, कि हर एक जो कंपोनेंट आपने लिया है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका राउल्स लॉ है।
जस्ट लाइक वैसे दिखता है हेनरी लॉ की तरह, बट दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, हेनरी लॉ आपका गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड में है, एंड ये आपका लिक्विड इन लिक्विड, एंड दोनों वोलेटाइल नेचर के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लॉ है P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। यदि हम कंपोनेंट 1 की बात करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो आपने जो कांस्टेंट है उसका यूज़ करना है, दैट इज P1 नॉट। P1 नॉट जहाँ पे आप यूज़ करते हो वहाँ से अपने माइंड में सेट कर लो इस बात को, वो प्योर कंपोनेंट के बारे में बता रहा है। P1 प्रेशर है, तो दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 जो है आपका, उसकी प्योर जो स्टेज है उसके वेपर प्रेशर के बारे में आपका डेजिग्नेशन देता है, दैट इज P1 नॉट, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट 2 के लिए हम सिमिलर P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 आ जाएगा, वहाँ पे भी हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिया है, तो वी हैव टू यूज अ कांस्टेंट विच इज P2 नॉट। P2 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 एट प्योर स्टेज। प्योर स्टेज में जो उसका वेपर प्रेशर है दैट इज P2 नॉट, ठीक है। अब आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यूनिट 5th में आप करके आते हो, वहाँ से आपका डाल्टन लॉ हमें क्या बोलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो गैसेस के केस में बोलता है, सिमिलर यू कैन अप्लाई हेयर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसी भी क्लोज वेसल में वो किसके इक्वल होगा, वो हर एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। P1 P2 की आप वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पे, जैसे आप वैल्यूज़ पुट करते हो तो यहाँ से आप x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, यहाँ से आपने P1 जो ये टर्म है ये कहाँ से आई है ये आपने अपने माइंड में रखना है। मोल फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन आपकी जो किसी सॉल्यूशन में कितने मर्जी आप लिक्विड्स वहाँ पे या कितने मर्जी वहाँ पे आप कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे हर किसी की जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये बेसिक बात है, 11th में भी पढ़ के आए हो, एंड जो इस यूनिट की स्टार्टिंग है वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल लोगे, वो आपकी क्या आ जाएगी 1 माइनस x2, ये वैल्यू आपने पुट करनी है इस इक्वेशन में। इक्वेशन में पुट करने के बाद आपने अल्टीमेट रिजल्ट पे आप पहुंचते हो, वहाँ से आप क्या फाइंड आउट करते हो कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल आया, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। मीन्स यहाँ पे सिर्फ मोल फ्रैक्शन है एक कंपोनेंट की, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपके कंक्लूजन क्या निकलता है, इस इक्वेशन से आपका कंक्लूजन निकलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो रिलेट करता है सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट। वो x1 भी हो सकता है, दैट कैन बी x2, वो डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हो, ठीक है। तो वो एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा, अब प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, ग्राफ तो आपका लीनियर ग्राफ बनेगा यदि आप ड्रॉ करोगे तो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो हमें क्या बोलता है कि यदि आप वेपर प्रेशर की बात करते हो, टोटल वेपर प्रेशर की, वो या तो डिक्रीज करेगा वो या आपका इंक्रीज करेगा किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज होने के साथ, ठीक है। मतलब मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट की यदि चेंज हुई तो टोटल वेपर प्रेशर, या P1 नॉट P2 नॉट की वैल्यू हमें पता हो तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड किया आपका, वो तो आपका डिपेंड किया मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट पे ना, तो उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपका एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। ग्राफ हमने वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में हम प्लॉट कर रहे हैं, P1 नॉट और x2 के बीच में। यहाँ से हमने एक जो कंपोनेंट है उसकी जो मोल फ्रैक्शन है उसको 0 लिया है, ठीक है। और जो दोनों मोल फ्रैक्शन है x1 एंड x2 उसको यूनिट मान के और दूसरे को 0 मान के हमने जो ग्राफ है उसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करते हो, यहाँ पे हमने अजम्पशन की है, हमने ऐसा एज्यूम किया है कि जो आपके पास कंपोनेंट 1 है वो लेस वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू कंपोनेंट 2, इसलिए जो ये ग्राफ है ये आपका P1 नॉट से इंक्रीज होके P2 नॉट पे जा रहा है, क्योंकि हमने ये अजम्पशन की है यहाँ पे, दैट इज द कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन द कंपोनेंट 2, ठीक है। तो उनके जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होंगे,
कम होंगे। ठीक है, तो यदि हम पी टोटल की वैल्यू निकालें तो हमें पता है P1 प्लस P2 आएगी। मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो क्या आएगी, P1 नॉट, और यदि हम पी टोटल की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो तब वो आपकी क्या आएगी, P2 नॉट। ठीक है, तो ये कोई इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये सिंपल हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं विच इज़ द लीनियर ग्राफ। एक जब हमने यूनिट माना है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को हमने जीरो पुट करके जस्ट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ है तो वो क्या आएंगे, आपके स्ट्रेट लाइन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका राउल्स लॉ था जो आपने करना था। वेपर प्रेशर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हमने यहाँ पे स्टडी किया। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड बेटर न्यूमेरिकल आपका सीबीएसई बोर्ड जनरली नहीं पूछता। ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आपकी दी हुई है, तो वो एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है वेपर प्रेशर आपका क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का 298 केल्विन पे, और वेपर प्रेशर आपका दिया हुआ है 200 मिलीमीटर और 415 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली दोनों का। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। कैसे प्रिपेयर किया है सॉल्यूशन, बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298। तो हमने इसका टोटल जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, हमने सबसे पहली बात तो वो फाइंड आउट करना है। तो आपके माइंड में यहीं से एक चीज़ आ जानी चाहिए। देखो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, क्लोरोफॉर्म का भी पार्शियल प्रेशर दे रखा है, आपका डाइक्लोरोमीथेन का भी। ठीक है, तो प्रेशर तो आपके दे रखे हैं, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपने निकालनी है। तो यहाँ पे आपका जो मास है, गिवन मास है, वो दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप निकाल लो वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। क्लोरोफॉर्म के निकालिए 0.2 मोल, डाइक्लोरोमीथेन के आपने निकाले 0.4 मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर लोगे दोनों की। जस्ट इक्वेशन में पुट करो और वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, कि वेपर फेज में आपने हर एक जो कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें आप जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन का आप यूज़ करोगे। ये वेपर फेज की रिलेशन आपके पास दी हुई है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके डायरेक्टली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इजी सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, वैसे जर्नल यहाँ से न्यूमेरिकल आपके पूछे नहीं जाते। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब भाई राउल्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस कब बनेगा, दोनों में डिफरेंस किसका है, दोनों, हालांकि हेनरी लॉ आपका गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, राउल्स लॉ आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन दोनों लॉ वन एंड द सेम थिंग आपके एक्सप्लेन करते हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सेम हियर, दोनों यदि आपके स्पेशल केस हैं कब बनेंगे, जब दोनों के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, Raoult's law can be the special case of Henry law when KH become equals to the P naught partial pressure at pure state। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपने बतानी थी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है इसी में, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हमने वेपर फेज को फाइंड आउट करना है। अब वो डायग्राम से ही आप समझ लो, ये जो दिया हुआ है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, जब आप स्टडी करोगे तो आपको यही मिलेगा। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने दो स्टेज ली है। सबसे पहले आपने क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट को आपने किसी कंटेनर में फिल किया, ठीक है, किसी क्लोज कंटेनर में। वहाँ से आपने वॉलेटाइल नेचर का लेना है प्योर सॉल्वेंट। वहाँ से आप फाइंड आउट करते हो कि आपके पास जनरली क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट है ये वेपर्स जनरेट करेगा, तो यहाँ पे आपका वेपर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जो प्रेशर ये लिक्विड फेज पे अप्लाई करेंगे सॉल्वेंट फेज पे, उसका आप बोल दोगे वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। लिक्विड्स एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइज हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, द प्रेशर exert by the vapor on the liquid
वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज नोन एज द वेपर प्रेशर। वही बात मैंने आपको बताई है कि आपके पास जो वेपर एग्जर्ट करता है लिक्विड, वो वेपर किसी लिक्विड फेज पे कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप यहाँ से आप सबसे पहले आप क्या करोगे, वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लोगे प्योर सॉल्यूट। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी। हमने इस प्योर लिक्विड में आपका कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ कि जो सरफेस है, जो आपका लिक्विड सरफेस है, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने तो कवर किया हुआ है, लेकिन साथ में किसने कवर कर लिया है, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने भी कवर कर लिया है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका जितनी फ्रैक्शन आपकी जो फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जितना कवर करेंगे आपका जो लिक्विड सरफेस है उसको, उतना ही जो वेपर्स हैं वो कम जनरेट होंगे। मतलब उतना ही कम क्या होगा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो अपने फेज को छोड़ के वेपर फेज में आपके उतने ही कम जाएंगे। जितने कम आपके वेपर्स जनरेट होंगे, जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, वो उतना ही कम जनरेट होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको एक ही चीज़ पता लगी कि यदि आप क्या करते हो, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो वहाँ से आपका जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन बन गया है ये, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा डिक्रीज, क्योंकि जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं जो एस्केप कर रहे हैं, जिन्होंने एस्केप करना था सरफेस से, तो वो क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। वो डिक्रीज हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी कि जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना है वो सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने सोल्यूट कितना ऐड किया है, ना कि उसकी नेचर पे। ठीक है, तो राउल्स लॉ ने आपको यही चीज़ आपको बताई थी कि जो पार्शियल प्रेशर है, आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते ही वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो निकल के आता है राउल्स लॉ, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है कि जो P1 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ठीक है, ये आपका प्योर जो आपका सॉल्वेंट है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो दैट इज़ द P1 नॉट विच इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो ग्राफ यदि हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपका जो ग्राफ है वो क्या आएगा, लीनियर ग्राफ ही आपका आएगा। ठीक है, तो सॉलिड का केस हो, सॉलिड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते ही वेपर प्रेशर कम हो जाता है। राउल्स लॉ फॉलो हुआ इसमें भी, क्योंकि आपके पास राउल्स लॉ कैसे फॉलो हुआ, सबसे पहली बात तो आपके पास ये है कि आपके पास जो वेपर प्रोड्यूस जो हो रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो प्रेशर वहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा, वेपर प्रेशर को जो प्रोड्यूस करने में ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट, नॉट द नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ है वो भी क्या आता है, लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था जो आपने स्टडी करना था। नेक्स्ट जो हम आपका